नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा 2011 का जो प्रश्न पत्र है उसके प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा की जाएगी। सामाजिक विज्ञान का यह पेपर है। अर्थव्यवस्था या नहीं अर्थशास्त्र से संबंधित पाठ पर यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा, अध्यायवार विश्लेषण किया जाएगा। इससे पहले हम भूगोल विषय के तमाम वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। तमाम टॉपिकों पर जो पिछले 30 सालों से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आ करके हमारे प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 2011 में क्या पूछा गया था, आप देखेंगे कि पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। व्याख्या अगर आप लोगों को देखनी हो तो आप देख सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं अगले प्रश्न पर। यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती है तो यह दर्शाता है, मांग में वृद्धि को दर्शाता है। इस तरीके से मांग वक्र है। आप लोग स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोककर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ऐसी बाजार व्यवस्था जहाँ विक्रेता की संख्या कम हो उस बाजार का नाम है। जहाँ विक्रेता की संख्या कम होती है उस बाजार को कहते हैं अल्पाधिकार। आगे देखेंगे हम इसके विषय में व्याख्या आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर है, आभास लगान की अवधारणा दी गई। आभास लगान की अवधारणा मार्शल के द्वारा दी गई। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, तरलता प्रसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तरलता प्रसंदगी सिद्धांत किसने दिया। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आइए देखें प्रश्न नंबर 6 को, उस बाजार का नाम क्या दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता एवं एक विक्रेता होता है। ऐसे बाजार को द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है जहां एक क्रेता और एक विक्रेता होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया या नहीं। लाभ का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। नाइट के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया। नाइट में कोई भी अनुमान आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नाइट में हम अनिश्चित रहते हैं कि निश्चित नहीं रहता है कि कितना लाभ होगा। ऐसे भी आप इस तरीके से रख सकते हैं याद। उसके बाद अगला प्रश्न, इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इच्छा विहीनता का सिद्धांत जे.के. मेहता जी के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। आप रख सकते हैं कि जे.के. मेहता की कोई भी इच्छा नहीं थी। इच्छा विहीनता का सिद्धांत दिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, यदि मांग वक्र x के समानांतर हो तो करापात होगा। तब करापात होगा विक्रेता पर। जब मांग वक्र x के समानांतर हो तो तब जो यह करापात होता है यह विक्रेता पर होता है। उसके बाद देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर, निजी ज़्यादा मांग, जितनी ज़्यादा मांग बेरोजगार होगी उतना होगा करापात। उतना किस पर होगा, जितनी मांग बेरोजगार होगी उतना करापात क्रेता पर होगा या नहीं, जो खरीदारी कर रहा है उस पर इसका असर पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक सैमुअलसन थे। सैमुअल्स भी कहीं पर दिया रह सकता है। सैमुअलसन प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें से कहीं न कहीं और फिर प्रश्न रिपीट होंगे और कई प्रश्न ऐसे हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखें हम,
गैसेन का प्रथम नियम क्या था? गैसेन का प्रथम नियम क्या था? मांग का नियम, पूर्ति का नियम या सम सीमांत उपयोगिता का नियम? जो सही आंसर है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। गैसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें कि अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो अधिमान सिद्धांत है वह सबल कर्मबद्धता पर आधारित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। इससे पहले आप लोग इसकी व्याख्या पर एक नज़र दौड़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 कि जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक होगी या घटेगी? ऋणात्मक होगी तथा घटेगी। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घट जाती है, ऋणात्मक होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 मांग की लोच दर्शाता है। मांग की लोच मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को दर्शाता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 निम्न में से किस बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद संभव है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद संभव है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर व्याख्या देखें, साथ ही साथ हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर समष्टि अर्थशास्त्र से ये प्रश्न पूछे गए हैं। जो अभी तक प्रश्न पूछे गए थे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूछे गए थे। आइए देखें, 70वां प्रश्न है स्फीतिक अंतराल की अवधारणा दी गई। स्फीतिक अंतराल की अवधारणा कीन्स के द्वारा दी गई। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक पुस्तक इनकी काफ़ी प्रमुख थी, हाउ टू पे फॉर द वार। उसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय व्यय में शामिल है। राष्ट्रीय व्यय में उपभोग व्यय शामिल है, निवेश व्यय शामिल है, राजकीय व्यय शामिल है, उपरोक्त सभी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है। राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर का मान है वह होता है निवेश अनुपात तथा पूंजी उत्पाद का अनुपात। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर हम चर्चा करें उससे पहले आप एक नज़र देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या पर। प्रश्न नंबर 20 है कि भारत में अधिकतम बचत दर्ज की जाती है। भारत में अधिकतम बचत कहाँ दर्ज की जाती है? भारत में जो अधिकतम बचत है वह घरेलू क्षेत्र में की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 21 पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से इस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? आयात निर्यात विधि द्वारा नहीं किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि से किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, निम्न में से ब्याज दर में भिन्नता का कारण है। ब्याज दर में भिन्नता का कारण है कि उत्पादकता में भिन्नता। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 यहाँ पर देखें, यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्न में से कौन सा कारण मुद्रास्फीति को जन्म देगा? अप्रत्यक्ष करों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी जब मुद्रास्फीति क्या होगी? पूर्ण रोजगार के देने के कगार पर होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 यहाँ पर देखें, निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? आप देख पा रहे होंगे जेबीसी एक प्रमुख प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और साथ ही साथ आप लोग देखें जेएस मिल एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, साथ में एडम स्मिथ भी एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, जबकि जेएम कीन्स एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और क्यों जेएम
कीन्स को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं कहा जाता है। इसके विषय में हम आगे जरूर कभी न कभी चर्चा करेंगे। मिलान करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं जेवीसी ने दिया है बाजार का नियम, और उसके बाद RF काहन ने दिया है रोजगार गुणांक, JM कीन्स का है निवेश गुणांक, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार संतुलन की बात करते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया था और हमने मिलान करके इसे नीचे देखा। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 है मौद्रिक अर्थशास्त्र से यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न या नहीं 26वां प्रश्न, पहला प्रश्न मौद्रिक अर्थशास्त्र से और कुल मिलाकर के पूरे पेपर का 26वां प्रश्न, परिणात्मक खाद्य नियंत्रण विधि को चुनें। इसका जो सही उत्तर था प्रवर्तनी जमा अनुपात। उसके बाद आगे हम चर्चा करें प्रश्न नंबर 27 पर, MV बराबर PT में V तथा M बराबर KPT में K है। K क्या है? एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 हम यहाँ पर देखेंगे। इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर बैंक दर में वृद्धि का तात्पर्य है। अन्य चीज़ें जब स्थिर हैं, बैंक दर में वृद्धि होती है, निजी निवेश में क्या होती है? कमी होती है। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 29, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण कच्चे माल में कमी है। उसके बाद लोक वित्त बजट से यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न नंबर 30वां है बिक्री कर, एक अप्रत्यक्ष कर है। कर से प्रश्न पूछा गया था। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इन्हें और आगे हम अगर विस्तार से देखें तो इन्हें कई भागों में बांटा गया है। इसमें से बिक्री कर जो था वह प्रत्यक्ष कर नहीं था या अप्रत्यक्ष कर था। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है। राज्य सरकार के लिए जो आय का मुख्य स्रोत होता है वह बिक्री कर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 32 कि संसद में आम बजट के अतिरिक्त कौन सा दूसरा बजट प्रस्तुत होता है। रेल बजट जो पहले हुआ करता था, लेकिन अब एक ही साथ यहाँ पर बजट प्रस्तावित होता है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रश्न गलत है, क्योंकि सन 2019 या 20 से लगभग फिर से एक बार बजट को एक साथ मिला दिया गया और जो रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था अब वह नहीं होता था। कुल मिलाकर के हम इसे मान सकते हैं कि ये प्रश्न अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से। अगला प्रश्न, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन H. डाल्टन ने किया। प्रश्न पूछा जाएगा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? H. डाल्टन ने दिया। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 35 पर। प्रश्न नंबर 35 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन भारत सरकार के योजना व्यय का हिस्सा है? जन सुविधाओं पर होने वाला व्यय भारत सरकार के योजना व्यय का हिस्सा है। यहाँ पर आप इनकी व्याख्या जरूर देखें। अगर आप लोगों को कुछ इसमें से महत्वपूर्ण लगता है तो आप लोग नोट्स भी अपने साथ साथ बना सकते हैं। निश्चित तौर पर ये प्रश्न और इनकी व्याख्याओं से प्रश्न फिर से रिपीट होंगे। आप निश्चित तौर पर एक बार अवश्य इनकी व्याख्या को भी देखें। निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करें तो सीमा शुल्क यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है। प्रश्न नंबर 37 हम देखें, कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य है। कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य है सरकार का वित्त पोषण करना। प्रोफेसर ह्यूलर के शब्दों में हम यहाँ पर देख रहे हैं व्याख्या, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। आप लोग
निश्चित तौर पर इसे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मिलान दिया गया है, हम डायरेक्ट इसी पर चर्चा कर लें तो वह ज़्यादा बेहतर है। आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया था। एडम स्मिथ ने दिया है कर के सिद्धांत, उत्पादक शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, जे एम किन्स राजकोषीय नीति, और अनुपादक ऋण युद्ध वित्त, आयकर प्रगतिशील कर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से यहाँ जो प्रश्न पूछे गए थे उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 39, किसी देश का व्यापार संतुलन किस के बराबर होता है। किसी देश का जो व्यापार संतुलन होता है वो निर्यात में से आयात घटा दिया जाता है या नहीं, निर्यात ऋण आयात के बराबर होता है या नहीं। जो चीज़ें हमने बेची उसमें से हम जो चीज़ें खरीदी उसे घटा लेते हैं। दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है सापेक्षिक लागत में अंतर, मतलब किसी देश में कोई चीज़ सस्ती हो सकती है, वही चीज़ दूसरे देश में कम मात्रा में होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर वह मूल्यवान होगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं अरब देशों में, ईरान इराक में पेट्रोलियम के अधिक भंडार हैं जहाँ पर उनकी कीमत भारत की तुलना में कम है। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास के मॉडल से माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है, गुणोत्तर श्रेणी में होती है माल्थस के अनुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, निम्न में से किसके बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है। उपयोग प्रवृत्ति के बढ़ने से आर्थिक वृद्धि होती है या नहीं। जब लोगों के पास खूब पैसा होता है वो उसका उपभोग करते हैं और उससे क्या होती है, बाजार में चहल पहल रहती है, आर्थिक वृद्धि होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, निम्न में कौन आर्थिक विकास में अवरोधक है। आप देख पा रहे होंगे इसका जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पूंजी निर्माण की निम्न दर, गरीबी का दुष्चक्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक, ये सभी यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है। निम्न में कौन आर्थिक विकास में अवरोधक है। पूंजी निर्माण की निम्न दर भी आर्थिक विकास में अवरोधक है, साथ ही साथ गरीबी का दुष्चक्र भी यहाँ पर विकास में अवरोधक है, और साथ में सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक भी हैं, और ये सभी क्या हैं, आर्थिक विकास में अवरोधक हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 44 यहाँ पर दिया गया है, जो पूछा गया था वो था, भारत में जनसंख्या वृद्धि निम्न के बढ़ने से प्रभावित होती है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है, वृद्ध तथा बच्चों की संख्या बढ़ने से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 पर हम चर्चा करेंगे, 45 पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में कौन आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक है। उच्च जीवन स्तर क्या है, यहाँ पर आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक है। आइए देखें भारतीय अर्थव्यवस्था से कौन कौन से प्रश्न इस पेपर में पूछ लिए गए थे। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है कृषि क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी होती है क्योंकि जब कृषि का काम नहीं चलता तो उस समय जो भी लोग कृषक होते हैं वह क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है कृषि क्षेत्र में। इसका फिर से उत्तर है, देख सकते हैं आप, कृषि से ही यहाँ पर दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं एक ही साथ। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्यावसायिक बैंक कृषकों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि महाजन, सरकारी साख समितियाँ और सरकार की तुलना में व्यावसायिक बैंक में किसानों को यहाँ पर कम कर चुकाना पड़ता है, कम उसके बदले ब्याज देना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं
सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। प्रश्न नंबर 50 हम देखेंगे यहाँ पर कि उससे पहले आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 50 निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय कृषि से संबंधित है? भारतीय कृषि से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है, छुपी हुई बेरोजगारी है, उच्च उत्पादकता नहीं है, बल्कि बड़े किसानों की भी अधिकता नहीं है, मानसून की अनिश्चितता है। इस प्रकार से 1 और 4 यहाँ पर सही है। भारतीय कृषि से संबंधित आंसर जो यहाँ पर बनता है कि छुपी हुई बेरोजगारी है, मानसून की अनिश्चितता है। आइए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 51 है यहाँ पर, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन से हैं? भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हैं वो हैं हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग भारत में सबसे छोटे या सबसे महत्वपूर्ण छोटे उद्योग हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना 1952 नवंबर 1952 में हुई थी। आइए देखें अगला प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न नंबर 52 यहाँ पर है, अंत्योदय योजना संबंधित है। अंत्योदय योजना समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। आप व्याख्या में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। हरित क्रांति नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, चारा उत्पादन से या औद्योगिक उत्पादन से? हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। कृषि या फसलों, और जो भारत में इसका जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को, और वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न, किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? स्वायत्त योजना के आधार पर या नहीं? स्वायत्त संघ जो उस समय था वर्तमान रूस के आधार पर भारत की जो योजना प्रणाली है वह आधारित है। इसके बाद विविध क्षेत्रों से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ और प्रश्न 5-6 और प्रश्न यहाँ पर हैं। जल्द ही वीडियो को हम समाप्त करेंगे। पहला प्रश्न विविध या नहीं, जो 55वां प्रश्न है आज का, सार्वजनिक पुस्तकालय योग्यता वस्तु है। सार्वजनिक पुस्तकालय योग्यता वस्तु है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सरकारिया आयोग। निश्चित तौर पर आप लोग सरकारिया आयोग के विषय में जरूर पढ़ें। परीक्षा में किसी न किसी तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकारिया आयोग का गठन निम्न पहलुओं के लिए किया गया था। केंद्र तथा राज्य संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 57, किस राज्य में सूखाग्रस्त इलाका अधिकतम है? राजस्थान में सूखाग्रस्त इलाका सर्वाधिक है। रेत है, रेगिस्तान है राजस्थान में, इसलिए सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। महाराष्ट्र, गुजरात में भी अधिकांश हिस्सा या सूखा पड़ता है। भारत में खाद्यान्न समस्याओं का प्रमुख कारण है। भारत में जो खाद्यान्न समस्या है उसका प्रमुख कारण है अनाज की कम आपूर्ति, पोषक भोजन की कमी, अनाज की अधिक कीमत। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर दिया नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं कि अधिक कीमत है अनाज की, और जबकि भारत में पर्याप्त मात्रा में क्या है, खाद्यान्न पूर्ति है, किंतु उसका वितरण क्या नहीं है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उपग्रह और निम्न नए क्षेत्रों को शामिल करता है। किन्हें शामिल करता है? इसमें से सभी ट्रिम्स, गेट, ये सब उपग्रह दौर को सम्मिलित करते हैं। आप देख सकते हैं उपग्रह चक्र की बैठक सितंबर 1986 उपग्रह में हुई थी। इस मसौदे को 15 दिसंबर 1993 को गाट के मुख्यालय जिनेवा में 170 देशों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस मसौदे का कार्यान्वयन
1 जनवरी 1995 को प्रारंभ हो गया। डंकेल मसौदे के 4 प्रमुख पहलू जो इस प्रकार हैं: व्यापार संबंधी, बौद्धिक संपदा का अधिकार, और नंबर 2 व्यापार संबंधी निवेश, नंबर 3 टेक्सटाइल एवं सेवाओं पर सामान्य समझौता, नंबर 4 कृषि। उसके बाद देखें अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। जो प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य में गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक भूमि प्रयोग की जाती है? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक भूमि है उस पर गेहूं बोई जाती है या नहीं? जो सर्वाधिक भूमि अगर किसी राज्य में गेहूं के लिए है तो वह उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगला प्रश्न मिलान करने के लिए यहाँ पर दिया गया था अर्थशास्त्रियों के नाम और राष्ट्रीयता, मतलब वो किस राष्ट्र के राष्ट्रपिता हैं या कहाँ से संबंधित हैं। जेएम कीन्स थे, ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश हैं। गुस्ताव कैसेट हैं, स्वीडिश हैं। लियोन्टिव हैं, रूसी हैं। अर्थल लेविस हैं, वेस्ट इंडियन हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 62। मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग क्या है? मणिपुर में बांस एवं बेंत का उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। आइए देखें आज का आखिरी प्रश्न है, किस राज्य में अधिकतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है? दोबारा एक प्रश्न रिपीट हुआ है। राजस्थान सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान में है। दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो 2011 टीजीटी में पूछे गए थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम इस सीरीज़ को यूं ही लगातार चलाए रख सकते हैं। निश्चित तौर पर आप लोगों का सहयोग अगर मिलेगा तो हम आपके लिए ये सीरीज लगातार कंटिन्यू जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।